वालेकुम। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 से होम्योस्टेसिस क्या है। अब वर्ड होते हैं, एक होता है होम्योस्टेसिस, एक होता है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस जो होता है वो ब्लड के लिए होता है। होम्योस्टेसिस किसके लिए कहते हैं कि हमारी बॉडी की जो इंटरनल एनवायरनमेंट की मेंटेनेंस है उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ये है क्या। द होम्योस्टेसिस एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द कंडीशंस in which an organisms live may vary greatly even over a brief period of time. Temperature, acidity, salts, water, etc. are some of the external factors to which an organism must adjust in order to survive. अब एक्सटर्नल कंडीशंस हमारे पास बहुत होती हैं जो कि टाइम से चेंज होती रहती हैं। उसमें टेम्परेचर, एसिडिटी या जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और हमें एडजस्ट करना पड़ता है ताकि हम इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें। Meanwhile, each organism carries out certain activities basic to life processes such as nutrition, respiration, etc. अब हर ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि लाइफ के लिए नेसेसरी है, जैसे हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ब्रीथिंग जिसको हम कहते हैं, वो सब हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी है। Which may be produce some unwanted chemicals. Thus, organism in order to live have to maintain a steady internal environment to face the harsh fluctuating external condition. इसीलिए कुछ भी केमिकल्स है, रेस्पायरेशन के केमिकल जो हमारा आउटपुट होता है या वेस्टेज मटेरियल होता है उसमें कुछ है केमिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन हमें सर्वाइवल के लिए अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना नेसेसरी होता है। Biologists term the maintenance of steady state as homeostasis. Homeostasis क्या है? The maintenance of steady state या internal environment की maintenance को हम कहते हैं homeostasis. Greek word to stay the same. It is defined as a set of regulatory mechanisms which are involved in maintaining an organism's internal environment within suitable limits. The word environment refers to the condition in which an organism lives. Thus the pond water inhabited by an amoeba is its environment. अब ये वर्ड जो होम्योस्टेसिस होता है इसके लिए कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, कुछ रेगुलेटरी मेथड्स होते हैं जो कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहे होते हैं विद इन लिमिट। जैसे एक पॉन्ड वाटर है, अमोबा जिसमें रहता है वो उसकी एनवायरनमेंट है और उसकी मेंटेनेंस उसकी होम्योस्टेसिस है। Similarly, tissue, fluid and shape are the environments of higher animals and plants. Same as tissue shape किसके लिए होता है? Animals and plants के लिए respectively. From the tissue fluid, cells not only receive all substance they need but also release into their unwanted substance. Since the chemical composition of the tissue fluid is always subject to change, it must be kept constant or at least held at narrow limits if the cells continue to perform their vital limits. अब जो सेल कंपोजिशन करते हैं या कोई भी प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहा होता है उसकी वजह से सर्टेन केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज़ हो रहे होते हैं और वही केमिकल्स हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उसी में रिलीज़ हो रही होती है। अगर टिश्यू फ्लूइड हायर एनिमल्स का सब्सटेंस है तो हमें वांटेड सब्सटेंसेस भी वहीं से मिलेंगे और वो अनवांटेड भी हमारे वहीं पे रिलीज़ होंगे। इसीलिए हमारी लाइफ के लिए कुछ वाइटल एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमें परफॉर्म करना पड़ता है। अब the important aspects of internal environment that must be kept constant are osmoregulation, regulation of osmotic pressure of cell determined by relative concentration of solute and water. हमारा जो important aspect है internal environment का वो होता है osmoregulation. osmoregulation क्या है? Regulation of osmotic pressure जो क्या होता है सॉल्यूट एंड वाटर की कंसंट्रेशन होती है, या हम कह सकते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन होती है। एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ एक्सेस सब्सटेंस, अनवांटेड और टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स। थर्मो रेगुलेशन क्या होता है हमारे पास? मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर या रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। अब हम क्या है हमारे पास? नीड फॉर रेगुलेटिंग इंटरनल एनवायरनमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक। वो कौन सा फैक्टर है, कौन सा सिस्टम है जो हमारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? हम फीडबैक मैकेनिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं? चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म।
मैं आपको फीडबैक ऐसे ही बता रही हूँ। फीडबैक क्या होता है, कोई भी चेंज आ गया एनवायरनमेंट में, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारी बॉडी को कैसे पता चलेगा। कुछ ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स, जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। आपको चोट लगी है या आपने अपना हाथ किसी हीट पे रख दिया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ये किया है। तो रिसेप्टर्स होते हैं, वो सेंस करते हैं, और इफेक्टर क्या करते हैं, ऑर्गन्स को वो लेके जाते हैं इंस्ट्रक्शन टूवर्ड्स ब्रेन, जो हमें फिर एक्ट करना होता है। अगर आपने हीट पे अपना हाथ रख दिया, किसी आग पे या किसी चीज़ पे गर्म हो, तो आपको रिसेप्टर सेंस करेंगे कि आपने हाथ रखा है, और इफेक्टर्स ब्रेन से सिग्नल लेके एक्ट करेंगे कि आपको अब हाथ हटाना है, और ये क्या करेंगे, इफेक्टर जो भी सब्सटेंस होगा उसको नॉर्मल करेंगे। फीडबैक क्या हमारे पास, चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म होता है। और अब हम फीडबैक को दो में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा होता है इसमें, एक हमारे पास होता है नेगेटिव फीडबैक, एक हमारे पास होता है पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, इसमें एग्जांपल कौन सा है कि अगर आप स्वीट्स ज़्यादा खा रहे हो तो आपका शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। नेगेटिव ब्लड फीडबैक क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको अपनी सेट पॉइंट पे वापस करेगा, मींस बैक टू नॉर्मल करेगा। ऐसे फीडबैक को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या है, अगर आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया है तो वो और बढ़ा देगा। इसमें जनरली हम लेते हैं एग्जांपल हीट स्ट्रोक का। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं जो वार्म ब्लेंडेड होते हैं, उनमें अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, फर्दर टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक हो सकता है। और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास लीथल टू लाइफ होता है, ये हमारे लिए डेथ कॉज करवा सकता है। अब हम पढ़ते हैं ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। इट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग अ वाटर बैलेंस बिटवीन वाटर एंड सॉल्यूट कंटेंट्स ऑफ द सेल। ये एक मेंटेन करता है बैलेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड वाटर कंटेंट्स ऑफ द सेल। A water relation of the cell कौन से हैं, water is used as biological solvent which drives most of the metabolic activities of a living cell. It moves in and out of the cell by a process called osmosis. It is a special kind of diffusion in which water molecules moves from higher concentration towards the lower concentration across the plasma membrane. अब ये वाटर का रिलेशन कैसे पढ़ेंगे, शायद आपने अगर मेरे पिछले वाले लेक्चर्स पढ़े हों या सुने हों, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ मैकेनिज्म होते हैं ट्रांसपोर्ट के। एक होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, उनको किसी एटीपी की नीड नहीं होती, उसमें ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस इज़ अ फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन, लेकिन ये वाटर के लिए मीन्स वाटर के लिए रेजिस्ट किया गया है, मीन्स इसमें वाटर की ही मूवमेंट होगी, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी। हम अगर थर्मोडायनेमिकली स्पीकिंग करें तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर की, जहाँ पे वाटर ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लोअर कंसंट्रेशन। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल कैन बी टर्म्ड एज वाटर पोटेंशियल। जो पोटेंशियल एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल की होगी तो उसको हम कहेंगे वाटर पोटेंशियल। जनरली इट कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम टू लूज वाटर। क्या है ये डेफिनेशन वाटर पोटेंशियल की, ये कैपेसिटी होती है लिविंग सिस्टम की, तो वो कितनी हद तक वाटर लूज कर सकता है। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज बायोलॉजिकली एक्सप्रेस्ड आइदर एज वाटर पोटेंशियल एज केस ऑफ प्लांट्स। अगर हम वाटर पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम प्लांट्स के लिए बात करेंगे, अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे तो हम एनिमल्स की बात करेंगे। विच शोज रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन द सेल। ये दोनों में हम वाटर और सॉल्यूट की रिलेशन देखेंगे, कंसंट्रेशन देखेंगे। लेकिन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा तो वो हमारे एनिमल्स के लिए स्पेसिफिक होगा, अगर प्लांट्स के लिए है तो फिर वाटर पोटेंशियल। अब इस फिगर में क्या शो हो रहा है कि व्हेन द एक्सटर्नल वाटर पोटेंशियल एंड ऑफ द डेट ऑफ सेल आर द सेम, जब बाहर वाटर पोटेंशियल और अंदर वाला वाटर पोटेंशियल सेम है, ये वो कंडीशन दिखा रहा है। तो इसीलिए जो सेल का स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज है। अगर व्हेन द वाटर पोटेंशियल इज़ लेस नेगेटिव देन द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल, तो क्या होगा, अगर वाटर पोटेंशियल सेल का लेस नेगेटिव होगा तो वाटर अंदर मूव करेगा, मीन्स हायर कंसंट्रेशन टू मीन्स हायर टू लोअर करता है मूव। इसीलिए एरो अंदर है, क्योंकि अंदर जो है पानी कम है, वाटर पोटेंशियल कम है, बाहर ज़्यादा है।
सेम एज इसमें भी अगर बाहर ज़्यादा होगा, बाहर कम होगा, वाटर पोटेंशियल अंदर ज़्यादा होगा तो पानी बाहर मूव करेगा। In case of plant cells, the water potential of cell safe solution in a vacuole is termed as solute potential। अगर हम प्लांट की बात करें तो जो वाटर पोटेंशियल होता है उसके वैक्यूल में जो होगा उसको हम कहेंगे सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, ये डेफिनेशंस आप याद कर लें। If a plant cell is placed in pure water or solution of higher water potential, then the solution in its vacuole, the water moves from outside to inside cell endoosmosis and ultimately into the vacuole। अब हम क्या करेंगे, एक प्लांट सेल को प्योर वाटर में हम पुट कर रहे हैं। अब आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वैक्यूल में जो होगी सॉल्यूट पोटेंशियल वो कम है और पानी जो सेल में है वो ज़्यादा है, इसीलिए पानी पहले बाहर जाएगा फिर अल्टीमेटली वैक्यूल की तरफ जाएगा, एंडोऑस्मोसिस करेगा, पानी बाहर निकल जाएगा। ये इसका सेम ही मेथड है, जहाँ पे भी कंसंट्रेशन हाई होगी टूवर्ड्स लोअर मूव करेगा, क्योंकि ऑस्मोसिस का है ही बेसिक ही यही है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो भी होती है हाई कंसंट्रेशन टू लोअर पे होती है। Endosmosis, as a result, the cell swells or become turgid, such as external solution is called hypotonic। hypotonic कौन सा solution होता है, जिसमें सेल टर्जिड हो जाए और स्वेल अप हो जाए, जिसमें वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए और वाटर ज़्यादा बढ़ जाए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होती है ये। Further, allowing the cell into such hypotonic medium does not cause it to burst because of cell wall develops a tension causing an internal hydrostatic pressure or pressure potential due to which further uptake of water in cytoplasm is restricted and finally stops। अगर वो सेल उसी पानी में रहा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रहा, तो वो सेल बर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि सेल वॉल क्या कर देती है, टेंशन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो सेल वॉल रप्चर नहीं होती। On the contrary, if the same animal cell is continuously placed in hypotonic solution, it bursts because the plasma membrane cannot resist the प्रेशर पोटेंशियल। अब ये भी MCQs आ सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, सेल मेम्ब्रेन हो, कोई भी मेम्ब्रेन रेजिस्ट नहीं कर सकती हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को एक्सेप्ट सेल वॉल। अगर एनिमल सेल अगर हम पुट करेंगे तो वो इजीली बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इतना प्रेशर पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकता। Thus, within the bodies of higher animals, the tissue fluid is maintained at the same water potential called isotonic, the cell solution। इसीलिए एनिमल्स में कौन सा सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक, जिसमें टिश्यू फ्लूइड और वाटर पोटेंशियल टिश्यू के अंदर भी और बाहर भी जो कंडीशन होती है, पोटेंशियल होता है, वो सेम होता है, जिसको हम कहते हैं आइसोटोनिक। When a plant cell is placed in a concentration of solution hypertonic solution, there is a net movement of water outside the cell. As a result, the cell becomes flaccid. Under such condition, the cytoplasm with its plasma membrane shrinks from the cell wall. This condition is known as plasmolysis। प्लाज्मोलाइसिस कब होती है, जब कंडीशन हाइपरटोनिक हो। अगर प्लांट सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल कम है और बाहर जो मूवमेंट हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, बाहर हायर कंसंट्रेशन है, अंदर प्लांट सेल की हायर कंसंट्रेशन है, बाहर लोअर कंसंट्रेशन है, तो पानी वहाँ बाहर मूव करेगा और वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म, वो श्रिंक हो जाएगा। अब 3 कंडीशन है। हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल स्वेल अप हो जाता है, ज़्यादा पानी गेन कर लेता है और में भी टर्जिड हो जाएगा। हाइपरटोनिक में क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस होती है, प्लाज्मा श्रिंक हो जाता है, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है। आइसोटोनिक क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन होती है। अब ये हमने पढ़ा कि कैसे हम सेल्स में वाटर मेंटेन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। Depending upon the availability of for flowering plants and their natural habitat, they are grouped into 4 categories। अब हम वाटर जो फ्लोइंग प्लांट्स को जो वाटर की नीड होती है उसकी बेसिस पे हम उनकी हैबिटेट की बेसिस पे प्लांट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट एंड जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट कौन से प्लांट है, जैसे वाटर लिली विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। अब वाटर लिली का जो एग्जाम्पल है, आपको याद हो तो मैंने कहा था कि इकोसिस्टम जब हम पढ़ रहे थे, मैंने कहा था कि कुछ हमने टाइप्स में डिवाइड किया था, सबमर्ज और कंप्लीट मर्ज। उसमें वाटर लिली का एग्जाम्पल याद कर लें कि वाटर लिली या तो आइदर पार्टली होता है या कम्प्लीटली सबमर्ज प्लांट है, पानी के अंदर होते हैं, या
उनकी आधे से ज़्यादा बॉडी जो होती है प्लांट्स की पानी के अंदर होती है। ऐसे प्लांट्स होते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, जिसमें मेनली एग्जाम्पल हम कहते हैं वाटर लिली का। दे डू नॉट हैव एनी डिफिकल्टी टू इन ऑब्टेनिंग वाटर। द स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स जनरली लेक क्यूटिकल। देयर स्टोमेटा आर रेस्ट्रिक्टेड ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स इन पार्टली सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट। उन्हें इतनी मुश्किल नहीं होती पानी में क्योंकि वो होते ही पानी में। उनके जो स्टेम और लीव्स होते हैं वो उनके पास क्यूटिकल नहीं होता। क्यूटिकल आपको पता है एक लेयर होती है जो कि वाटर को रेजिस्ट करती है, वो इनमें नहीं होती। स्टोमेटा भी इतने रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। इन प्लांट्स को हम कहते हैं सबमर्ज प्लांट्स या हाइड्रोफाइट्स। अब हेलोफाइट्स कौन से हैं? द प्लांट्स ग्रोइंग इन साल्ट मार्शेस। वो प्लांट्स जो कि साल्ट मार्शेस पे पाए जाते हैं क्लोज टू सी आर टर्म्ड एज हेलोफाइट्स। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ हेलोफाइट्स आर ग्लासवर्ड, cord grass, etc. They have to absorb water from such a soil which is higher soil concentration and therefore lower water potential, higher osmotic pressure. अब ये तीन आप कंडीशंस पढ़ें। हेलोफाइट्स कौन से हैं? जो कि साल्ट मार्शेस में ग्रो करते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। सी के करीब, ओशन के करीब, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ग्लासवर्ड, कोड ग्लास इनके एग्जाम्पल हैं। अब वहाँ पे क्या होगा? साल्ट होगा तो साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। मीन्स साल्ट की कंसनट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो वाटर की पोटेंशियल कम होगी और ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास क्या था जिसमें मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंडीशन या मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर कंडीशन इज नोन एज ऑस्मोटिक रेगुलेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है लेकिन वाटर पोटेंशियल कम है, इसलिए हमारे पास ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अगर सॉल्ट कम होता, वाटर ज़्यादा होता तो हमारे पास लो ऑस्मोटिक प्रेशर होता। ठीक है, ये आप थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। हेलोफाइट्स कॉप विद दिस सिचुएशन बाय एक्टिवली साल्ट्स इनटू देयर रूट्स। एज अ कॉन्सिक्वेंस द सेल ऑफ द रूट्स डेवलप लोअर वाटर पोटेंशियल विच ब्रिम्स इन वाटर बाय ऑस्मोसिस। अब इनके क्या होते हैं? रूट्स में साल्ट जमा हो जाता है और वो पानी को कम ट्रांसफ़र करता है, और रूट्स में जो होता है पानी वो लो वाटर पोटेंशियल होता है क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट की पोटेंशियल ज़्यादा होती है, और वाटर जो मूव होता है वो ऑस्मोसिस से मूव करेगा। The excess salt can be stored in or secreted out from the salt glands on the leaves. जो अगर साल्ट ज़्यादा हो जाए तो ऐसे प्लांट्स में, हेलोफाइट्स में, एक ग्लैंड्स होते हैं जो कि साल्ट को रिमूव करते हैं। या तो वो लीव्स पे होंगे या फिर रूट्स पे, ऐसे इसी जगहों पे वो होते हैं ग्लैंड्स, ताकि वो जो साल्ट होता है वो इजीली रिमूव हो जाए। द सॉल्ट thus secreted by some species help them to trap the water vapors from the air which is being absorbed in the liquid form by the leaf cells. Therefore there is another way for obtaining additional water from the air. अब वो सॉल्ट जो होता है वो वाटर वेपर्स जो एयर में होते हैं उनको ट्रैप करते हैं, इसीलिए वजह से वो क्या करते हैं, लीफ सेल जो होते हैं लिक्विड को एब्जॉर्ब करते हैं वाटर वेपर्स को। इसलिए ये अदर मेथड भी होता है इन प्लांट्स के लिए ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें। अब हम आते हैं मीजोफाइट्स क्या है। दीज आर द मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स ऑफ टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन हमने जब पढ़ा था कौन सा रीजन था टेम्परेट, जहाँ पे बारिश भी टेम्परेट हो, टेम्परेचर भी मेंटेन हो और ह्यूमिडिटी भी हो, उस रीजन्स को हम कहते हैं टेम्परेट जोन। विच आर ग्रो इन वेल वाटर्ड सॉइल। दे कैन ईजिली कंपनसेट द वाटर लॉस बाय ट्रांसपायरेशन थ्रू एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल टू प्रिवेंट एक्सपेसिव ट्रांसपायरेशन दे हैव। अब इनमें क्या होता है, ये वो प्लांट्स है जो लैंड प्लांट्स है मोस्टली, ये जो होते हैं टेम्परेट में जोन में ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी भी इतना मीन्स डिज़र्ट लाइक नहीं होता, सही अमाउंट में मिल जाता है, और उनका जो वाटर लॉस होता है वो ट्रांसपायरेशन से ज़्यादा होता है क्योंकि इन एरियाज़ में रेडिएशन ज़्यादा होती है। तो वो अपना ट्रांसपायरेशन का मेथड कैसे करते हैं, क्योंकि उनके पास एक कवरिंग होती है क्यूटिकल, जो हमने पिछले प्लांट्स में पढ़ी, उनके पास क्यूटिकल नहीं होती। मीजोफाइट्स में क्यूटिकल होती है। Mesophytes growing in high rainfall and humid conditions face the problem of losing excess water as there is low rate of transpiration. जो मीजोफाइट्स हाई रेनफॉल और ह्यूमिड कंडीशंस में पैदा होती हैं वहाँ पे ट्रांसपायरेशन कम हो जाती है रेट, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है और रेडिएशन इतनी नहीं होती। सच प्लांट्स में लूज सरप्लस वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स कॉल हाइड्राथोर्स। आपने शायद एडप्शन पढ़ी हो कि स्टोमेटा भी होते हैं और हाइड्राथोर्स भी हो, स्पेशल पोर्स होते हैं। अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर इनका पानी हाइड्राथोर से ज़्यादा रिमूव हो जाएगा तो उनको प्रोसेस को हम कहते हैं गटेशन। Large water molecules removed from hydrothores
हाइड्राथोर्स क्या होते हैं? स्पेशल पोर्स होते हैं लीव्स में जिनको हम कहते हैं हाइड्राथोर्स। अगर ये प्रोसेस करेंगे तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे गटेशन। इन दिस प्रोसेस वाटर इज लॉस्ट इन द लिक्विड रादर देन वेपर फॉर्म। वेपर फॉर्म में नहीं जाएगा बल्कि लिक्विड में ही निकल जाएगा। ठीक है, उनके पास क्यूटिकल कवरिंग होती है, ये मैंने बता दिया। ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं? अब फोर्थ कैटेगरी, प्लांट्स लिविंग इन ड्राई स्पेसेस सच एज डिजर्ट स्टीप हिल्स हैव टू फेस स्कार्टी ऑफ वाटर। जो प्लांट्स डिजर्ट लाइक एरियाज में पाए जाते हैं उनको पानी की बहुत किल्लत होती है। दे आर टर्म्ड एज ज़ीरोफाइट्स। अंडर सच कंडीशंस वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल एंड एयर आर वेरी लो, सो द ज़ीरोफाइट्स हैव डेवलप्ड फॉलोइंग एडप्शन टू कंजर्व वाटर एंड सर्वाइव ड्राइंग थ्रू ड्राइड कंडीशंस। अब उनके पास जो एयर और वाटर होता है, सॉइल, वो कम होता है क्योंकि डिजर्ट में रेनफॉल कम होती है और एवापोरेशन ज़्यादा होती है, इसलिए इन्होंने कुछ एडप्शन किए हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें ड्राई कंडीशन से भी। अब इनकी एडप्शन क्या होती है? सीड या स्पोर्स एडप्शन इन लाइफ साइकिल ड्यूरिंग ड्राउट कंडीशंस। लैंड प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स और स्पोर्स ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर क्वाइट कंसंट्रेटेड एंड यूजुअली प्रोटेक्टेड एक्सटर्नली बाय हार्ड कोर्स एंड थस दीज स्ट्रक्चर रिमेन वायबल फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। जो लैंड प्लांट्स होते हैं अगर वो अपने सीड्स या स्पोर्स जो प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग उनकी जब पूरी लाइफ साइकिल होती है तो उनमें क्या होता है? कंसंट्रेटेड, और उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो भी ज़्यादा होती है, और उनके जो कोर्स होते हैं बाहर वो उनको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। वायबल पीरियड क्या होता है? जिसमें वो मल्टीप्लाई ना करें तो वो प्रोटेक्टेड होते हैं बाय हार्ड कोट्स जिनको हम कहते हैं मेनली सीड कोट्स। अब देखते हैं इन्होंने एडेप्टेशंस क्या की हैं। एडेप्शंस फॉर बैलेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड वाटर अपटेक। जो वाटर वो लूज़ करते हैं और वाटर जो वो अपटेक करते हैं, इनके बीच में बैलेंस इन्होंने कैसे किया? कौन से प्लांट्स ने? ज़ीरोफाइट्स ने, जो डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, उन्होंने कुछ एडेप्टेशंस की हैं। डेवलपमेंट ऑफ वेरी ड्राई वर्टिकल रूट्स फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एज सीन इन दीज एग्जाम्पल्स। अब उन्होंने क्या किया? जो उनके रूट्स थे उनको उन्होंने वेरी डीप कर दिया, बहुत नीचे तक उन्होंने पेनिट्रेट किया ताकि वो बेटर एब्जॉर्प्शन सॉइल की कर सकें। Other plants such as cacti have a superficial horizontal roots which can absorb water before it evaporates from the soil. कुछ प्लांट्स हैं जिनको कहते हैं कैक्टाई, उन्होंने क्या किया? अपने हॉरिजेंटल रूट्स रख दिए, डीप नहीं किए बल्कि हॉरिजेंटल वर्टिकल रूट्स उनके हो गए ताकि जो वाटर सॉइल से एवापोरेट हो रहा है वो ले लें, एब्जॉर्ब कर लें वो वहाँ से। Reduction in number of stomata, sunken type of stomata, development of hairy epidermis, folding of leaves, reduction in size of lamina and modification into spines are some of the adaptation for reducing the rate of transpiration. इन्होंने क्या किया? जो एस्टोमेटा थे जहाँ से वेपर्स की फॉर्म में, हाइड्राथोर्स क्या थे वहाँ से लिक्विड की फॉर्म में, और एस्टोमेटा से वेपर की फॉर्म में वाटर रिमूव होता है, उन्होंने वो सनकिन टाइप कर दिया, मीन्स सुकड़, उन्होंने अपने एस्टोमेटा को सुकड़ दिया। उन्होंने एपिडर्मिस को हैरी बना दिया ताकि ज़्यादा वाटर लूज ना हो। उन्होंने लीव्स को फोल्ड कर दिया और उनको स्पाइन में कन्वर्ट कर दिया, और जिसकी वजह से उनकी ट्रांसपायरेशन रेट कम हो जाए। Some plants store water in large parenchyma cell present in stem or leaves. Such plants are termed as succulents. कुछ प्लांट्स में ऐसे पेरेनकाइमेटस सेल मौजूद थे जो कि पानी को एब्जॉर्ब कर रहे थे, जिनको हमने नाम दिया सक्यूलेंट्स। आज आए सक्यूलेंट्स क्या होते हैं? पेरेनकाइमेटस सेल हैं जो कि वाटर को स्टोर करते हैं। एज अ रिजल्ट द स्टेम और लीव्स बिकम जूसी, जिसकी वजह से जब पानी स्टोर होगा तो लीव्स और स्टेम्स जो थे वो जूसी हो रहे थे। अब ऑस्मो रेगुलेशन, ये तो हमने प्लांट्स में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक एनिमल्स कैसे मेंटेन करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इज आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स वेदर इनहेबिटिंग लैंड और वाटर। अनलाइक प्लांट्स एंड एनिमल सेंस व्हेन प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बर्स्ट ड्यू टू द कंसंट्रेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एनिमल्स के लिए जो होती है नेसेसरी होती है, क्योंकि वो लैंड और जो वाटर होता है उनको इनहेबिट कर रहे होते हैं, उनको इतना वाटर ज़रूरी नहीं होता, बस हमारे मेटाबॉलिक रेट के लिए ज़रूरी होता है, रिएक्शंस के लिए ज़रूरी होता है। अगर हम प्लांट सेल की जगह एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते तो वो बर्स्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रही थी। On the contrary, they would shrink and die if constantly pressed in hypertonic solution. However, normally uptake and loss of water are in balance for proper survival of cell. अगर उनको हम
अगर उनको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में भी रखते तो वो श्रिंक भी हो जाते और उनका पानी होता वो भी लूज़ हो जाता, शायद वो मर जाते। इसी वजह से प्रॉपर बैलेंस सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। और ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर मोर लाइकली टू लूज वाटर बाय एवापोरेशन दो देयर परमिएबल सरफेस एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स अपना जो वाटर लूज़ करते हैं बाय प्रोसेस एवापोरेशन उन जगहों से होता है जो हमारे सरफेस एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होते हैं, मीन्स हमारे लेग्स हो गए, आर्म्स हो गई, फुट, हैंड्स, इन जगह से हमारी जो एवापोरेशन ज़्यादा होती है। अमंग वेरियस एनिमल ग्रुप्स ओनली आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड ड्वेलर्स। इन सब क्लासेस में से अगर आपने किंगडम एनिमलिया पढ़ा हो, इन सब क्लासेस में से आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स ही सक्सेसफुल लैंड डेवलप्स हो चुके हैं। They have developed number of strategies to maintain osmoregulation of their body fluid। उन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज रखी थी ताकि वो ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन कर सकें। Waterproof external coverings to prevent water loss through external surface vertebrate like reptiles, birds and mammals have waterproof keratinized epidermis. Similarly, the insect have developed an external waterproof layer called cuticle। एनिमल्स में क्या था, प्लांट्स में क्या हो रहा था कि वो अपनी वाटर प्रूफ सरफेस मीन्स जो लीव्स था जहाँ से वो पानी रिमूव कर रहे थे वहाँ से उन्होंने क्या किया, क्यूटिकल लेयर मीन्स उन्होंने एडेप्ट कर ली ताकि वाटर का लॉस कम हो जाए। सिमिलरली एनिमल्स ने क्या किया, अपनी जो हमारी जो एपिडर्मिस है, सेल की आपने पढ़ी कि 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस नीचे वाली लेयर। एपिडर्मिस क्या करती है, वो अपने आप को क्रिटिनाइज एक एपिडर्मिस बना देती है ताकि जो वाटर लूज होगा वो कम हो जाए, एवापोरेशन रिड्यूस हो जाए। स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट यूरिक एसिड एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इट इज स्टोर्ड टेम्परली इन क्लोएका वेयर वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम इट बिफोर इट्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी इन सेमी फ्लूइड फॉर्म। कुछ एनिमल्स हैं जो कि यूरिक एसिड रिमूव करते हैं, कुछ एनिमल्स हैं जैसे हम इंसान हम यूरिन रिमूव करते हैं, और कुछ एनिमल्स जो कि पानी में पाए जाते हैं वो यूरिया रिमूव करते हैं। ये तीनों नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं। अब जो यूरिक एसिड होता है जो ये रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स रिमूव करते हैं वो इनसोल्यूबल होता है वाटर में, और वो उनको क्लोएका में हमने पढ़ा था कि हमारी जो एब्जॉर्प्शन होती है, अगर डाइजेशन है एब्जॉर्प्शन का आपने लेक्चर मेरा पढ़ा हो तो मैंने बताया था कि वहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी रीएब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन इन बर्ड्स में क्लोएका होता है जहाँ पे ये यूरिक एसिड वहाँ पे थोड़ी देर के लिए होता है ताकि जो वाटर हो वहाँ से रीएब्जॉर्प्शन फॉर्म में आ जाए, क्योंकि अगर वो यूरिक एसिड से मिल जाएगा तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म बन जाएगा। Use of metabolic water. Some mammals like camel, kangaroo, rat, etc. make use of water produced during the breakdown of body fats. जो body fats जब मेटाबोलाइज होते हैं, फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म होती है तो वो वाटर वो यूज़ करते हैं। कौन से एनिमल्स, मैमल्स लाइक कैमल एंड कैंगरू। Storing the waste. Mammals do retain some urea in their kidney where it helps reabsorption of water. कुछ एनिमल्स क्या करते हैं जैसे मैमल्स वो यूरिया को किडनी में रख देते हैं ताकि उनकी वजह से यूरिया की वजह से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो सके। अब हम देखते हैं ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वेटिक फ्रेश वाटर एनिमल्स कैसे मेंटेन करती हैं। ऑस्मोरेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। Freshwater protoctis like Amoeba, Paramecium bear one or more membrane pountine sac called contractile vacuole। अमोबा और पैरामीशियम के पार क्या होता है, पास एक और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, सेक होता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वो क्या करते हैं, सच फ्रेश वाटर प्रोटेक्टिस हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन देयर सराउंडिंग वाटर सो द वाटर कॉन्स्टेंटली कम्स इन बाय ऑस्मोसिस। वाटर जो वैक्यूल होता है उसमें पानी कम होता है और सराउंडिंग सेल में ज़्यादा होता है, इसलिए पानी वैक्यूल के अंदर जा रहा होता है। इफ़ इट इज़ नॉट रेगुलेटेड द ऑर्गेनिज्म वुड बर्स्ट। अगर ये रेगुलेशन ना हो तो जो ऑर्गेनिज्म है वो बर्स्ट हो जाए। Therefore, the excess water is stored in contractile vacuole. After it is completely filled, water is discharged out of the cell through a pore into surrounding water। तो ये जो एक्सेस वाटर है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में जमा करते हैं, अगर उसमें ज़्यादा हो जाए तो वो वहाँ से उसको डिस्चार्ज भी कर देते हैं एट द टाइम ऑफ नीड। ऑस्मोरेगुलेशन बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन।
फ्रेश वाटर एनिमल्स लाइक फिशेज हैव अ हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड्स। हाइपरटोनिक कौन सी सॉल्यूशन होती है? जिसमें प्लाज्मोलाइसिस होती है। अगर पानी बाहर ज़्यादा चला जाए तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाए, उसमें क्या होता है, उनके जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं देन द सराउंडिंग वाटर, थस दे रिमूव एक्सेस वाटर by passing large quantities of very dilute urine. During the excretion process they lose some essential ions as well. However, this is overcome by actively absorbing selected ions from outside through gills. ये क्या करते हैं, मैंने पहले बताया था कि हमें लंग्स होती हैं रेस्पायरेशन के लिए, और सेम एज वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके पास गिल्स होती हैं। जब उनको क्या करना होता है, उनको एक्सेसिव वाटर लूज़ करना पड़ता है क्योंकि वो डाइल्यूट यूरिन पास करते हैं, तो उनके एक्सेसिव लॉस की वजह से कुछ आयंस भी उनके लूज़ हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से फिर वो रीएब्जॉर्ब करते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वेटिक मरीन एनिमल्स। मरीन बॉडी फिशेज है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और डाइल्यूट उनमें क्या था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था। अब इनमें क्या है, हाइपरटोनिक है, जिनमें बाहर लो कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है। दे आर लाइबल टू लूज वाटर, थस इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर दे कॉन्स्टेंटली ड्रिंक वाटर। द सॉल्ट टेकन इन अलॉन्ग विथ वाटर आर एक्टिवली एक्सक्रीटेड बाय स्पेशल एक्सक्रीटरी सेल्स। क्या करते हैं, उनको ज़्यादा पानी पीना पड़ता है ताकि, क्योंकि वो ज़्यादा पानी उनका लॉस हो रहा होता है, और उनके जो साल्ट जो होता है वो भी उस पानी के साथ आ जाता है, जो कि फिर स्पेशल सेल से फिर रिमूव हो जाता है इन द गिल्स। मोर ओवर द फिल्ट्रेशन रेट इन देयर किडनीज इज़ वेरी लो, सो स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन इज़ एक्सक्रीटेड। पानी पीने से और ज़्यादा एक्सक्रीशंस की वजह से किडनीज फिल्ट्रेशन अपना काम सही नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कंसनट्रेट यूरिन जो होता है ज़्यादा लॉस की वजह से और ज़्यादा पानी पीने की वजह से किडनी अपना फिल्ट्रेशन वाला फंक्शन सही नहीं परफॉर्म कर पाती, इसलिए जो होता है आयंस की रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती और कंसनट्रेटेड यूरिन ही एक्सक्रीट हो जाता है। Marine invertebrates as well as hagfishes have isotonic body fluids. They do not have osmoregulatory mechanism. Such animals are known as osmoconforms. अब ये याद कर लें कि ऑस्मोकन्फॉर्मर्स कौन से एनिमल्स हैं जिनमें ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं होता, क्योंकि उनके पास ना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होती है ना हाइपर, उनके पास बैलेंस्ड ऑलरेडी सॉल्यूशन होती है जिसको हम कहते हैं आइसोटोनिक। अनलाइक मरीन बोनी फिशेज, शार्क्स एंड रेस मेंटेन रिलेटिवली slightly hypertonic osmotic pressure of the body fluids than their surrounding by storing high concentration of urea in their bodies. Thus they do not have problem of water loss. Excess salts are removed by special glands in the rectum. अब वो क्या करते हैं, अब जो मरीन फिशेस होती हैं या बोनी फिशेस मरीन वाली होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को मेंटेन करती हैं। वो क्या करती हैं, अपने पास कुछ यूरिया बॉडीज़ में रख देती हैं जिसकी वजह से पानी रीएब्जॉर्ब होता है और उनको इतना लॉस नहीं होता पानी का, और उनके पास एक्सेसिव ग्लैंड्स भी होते हैं जिससे वो साल्ट रिमूव करते हैं जो कि रेक्टम में पाए जाते हैं। रेक्टम इज़ द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, एक्सक्रीशन हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।